सरजी आज़म के बयान के मुताबिक इस काम के पीछे कौन है, किसका हाथ है, वो खुद नहीं जानता, ना ही इसने नहीं देखा इस शख्स को। जब ये लोग लड़की इन लोगों के हवाले करते हैं तो एक आदमी मास्क पहनकर इस काम की रकम देता है और कोई एक मखसूस जगह भी नहीं है मुलाकात की। ये लोग इस आदमी की बताएगी जगह पर लड़की वहाँ पर इनके हवाले कर देते हैं और अपनी रकम लेकर आ जाते हैं। इससे ज़्यादा इसे कुछ नहीं मालूम। इंस्पेक्टर साथ ने माविया को तफसील देते हुए पूरी बात बताई। इस काम के पीछे कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, यकीनन कोई बड़ा नेटवर्क पर जो ये काम चला रहा है। लाइटर से शोला जलाते हुए माविया ने सोचते हुए कहा, जी सर, जी मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। फिर आप बताइए कि अगला कदम क्या उठाना है, आप हुक्म करें। इंस्पेक्टर साथ ने माविया से पूछा। अगला कदम ऐसे ही नहीं उठाना होगा, बहुत सोच समझ कर उठाना होगा। साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे तक महदूद रहनी चाहिए और 2-3 काबिल एतमाद बंदों को अपने साथ शामिल करो। अगला लाए अमल क्या होगा वो तुम्हें 1-2 दिन में मैं बताऊंगा। माविया ने सिगरेट सुलगाते हुए साथ से कहा, सर जी आप इसकी फ़िक्र न करें। इंस्पेक्टर फराज और कांस्टेबल नज़ीर दोनों ही एतमाद के बंदे हैं और इंस्पेक्टर साथ भी हर कदम पर आपके साथ देगा। इंस्पेक्टर साथ ने खड़े होकर इजाज़त लेते हुए बोला, थैंक यू साथ, मुझे तुम्हारे खुलूस पर पूरा यकीन है और इस बात पर भी कि तुम ईमानदारी से अपना फ़र्ज़ निभाओगे। माविया ने साथ को देखते हुए कहा, इंशाल्लाह सर जी, अपनी आखिरी सांस तक। इंस्पेक्टर साथ सलूट मारकर वहाँ से चला गया। माविया के मोबाइल पर नसीमा की कॉल आने लगी। हाँ नसीमा बोलो। माविया कॉल रिसीव करके बोला, साहब जी आज सुबह सुबह बड़ा हंगामा हुआ है, हया बीबी बहुत रो रही थी जी। हादी साहब ने हया बीबी पर हाथ भी उठाया और हमारे साहब तो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने तो जी हादी साहब को पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया और बाजी भी काफ़ी परेशान है जी सुबह से। माविया सारी बातें तहम्मुल से सुन रहा था, लेकिन इसका दिमाग इस बात पर अटक गया क्या हादी ने हया पर हाथ उठाया। जब से इसने अपने हाथ की मुट्ठी बंद की, कॉल डिस्कनेक्ट करके उठा और ज़रूरी काम का कहकर बाहर निकल गया। हादी साहब हैं घर पर? माविया ने घर के चौकीदार से पूछा। नहीं जी, वो तो सुबह से निकले हैं, अभी तक घर नहीं आए, मगर बड़े साहब हैं, उनको बुलाओ। चौकीदार ने माविया को पुलिस यूनिफॉर्म में देकर अदब से पूछा। नहीं इसकी ज़रूरत नहीं, कब तक आएगा तुम्हारा हादी साहब? माविया ने चौकीदार से पूछा। इसका तो इल्म नहीं हमको साहब, चौकीदार ने जवाब दिया। ठीक है, माविया ने कहा और वापस मुड़कर अपनी गाड़ी में बैठने लगा तो सामने से हादी अपनी गाड़ी में आता हुआ दिखाई दिया। माविया अपनी गाड़ी का दरवाज़ा बंद करके इसकी गाड़ी के सामने आया। हादी ने भी माविया को देखा, गाड़ी रोकी और उतर के इसके सामने खड़ा हुआ। एएसपी साहब, माविया मुराद, हया का नया आशिक। हादी ने ऊपर से लेकर नीचे तक माविया का जायज़ा लेते हुए कहा। मिस्टर हादी मसूद, हया का एक दिन का मंगेतर। माविया भी इसी के अंदाज में हादी से बोला। ऐसी लड़कियां तो इसी लायक भी नहीं होती कि इनसे एक भी दिन रिश्ता कायम रखा जाए। हादी ने माविया को देखकर दांत पीसते हुए कहा, बस अब आगे से एक लफ्ज़ भी नहीं कहना, वरना मेरा यकीन करो तुम बहुत पछताओगे। माविया ने तंबी के अंदाज में हादी से कहा, मुझे कोई शौक़ भी नहीं है तुम्हारी महबूबा के बारे में कोई भी तबसरा करने का, मेरे रास्ते से हटो। हादी ने माविया से कहा और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। 1 मिनट रुको, क्या तुमने हया पर हाथ उठाया था? माविया ने हादी को गाड़ी की तरफ जाता देखकर से रोक कर पूछा। मैं तुम्हारे आगे किसी भी बात का जवाब दे नहीं। हादी दोबारा माविया के करीब आकर माविया की आंखों में आंखें डालकर बोला, सीरियस हादी, तुमने अच्छा नहीं किया हयात पर हाथ उठाकर। ये बोलने के साथ ही माविया ने जोरदार थप्पड़ हादी के मुंह पर मारा। इससे पहले हादी पलट कर इसको मारता, माविया इसका हाथ पकड़ चुका था। मुझ पर हाथ उठाने की गलती बिल्कुल मत करना, ये थप्पड़ तुम्हारी सज़ा के लिए बहुत कम है, मगर इसको मेरी वार्निंग समझना। आइंदा हया पर हाथ उठाना तो दूर की बात, इसकी तरफ भटकने की भी ज़रूरत नहीं है। हया मेरी है, ये बात अपने दिल और दिमाग में अच्छी तरह फीट कर लो। इसका हाथ छोड़ता हुआ माविया अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा और गाड़ी में बैठने लगा। इस थप्पड़ को अब तुम नहीं भूलना माविया, तुम्हारे इस थप्पड़ का जवाब मुझ पर उधार है और ये जवाब मैं तुम्हें वक्त आने पर सूद समेत दूंगा। हादी ने माविया को देखते हुए कहा। अभी वो हाथ पैदा ही नहीं हुआ जो माविया मुराद के गाल को छू सके। थप्पड़ मारना तो बहुत दूर की बात है, वैसे अभी तुम रो लो, तुम्हारा वक्त है। हादी की बात पर माविया ने मुड़कर देखा और स्थानीय हंसते हुए इसका जवाब दिया, और बहुत जल्द तुम्हारे रोने का भी वक्त आने वाला है, इंतज़ार करो। हादी माविया से कहता हुआ अपनी गाड़ी में बैठ गया। माविया इसकी बात पर सर झटक कर अपनी गाड़ी में बैठा और वहाँ से गाड़ी निकाल कर ले गया। कहाँ से आ रहे हो तुम हादी? हादी घर में दाखिल हुआ तो बिलाल ने पूछा। ज़रूरी काम से गया था, हादी जवाब देते हुए अपने कमरे में जाने लगा। रुको, यहीं बात करना है मुझे तुमसे, बिलाल ने इसको जाता देखकर कहा। तुम आज जैन के घर जाकर क्या कर कर आए हो? बिलाल ने इसके सामने आकर पूछा। फिज़ा भी रूम से निकल कर आ गई। जब आपको सब मालूम हो गया तो मुझसे क्या पूछ रहे हैं? इसे नए सिरे से गुस्सा आने लगा।
आदि ज़ैन भाई बोले थे, तुमने हया पर हाथ उठाया। बेटा मुझे बताओ क्या हुआ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? फ़िज़ा ने आगे बढ़कर हादी से पूछा। आपको ये नहीं पता कि इसने मेरे साथ क्या किया है? हादी ने तेज़ लहजे में कहा। क्या किया ऐसा इसने जो तुमने इस पर हाथ उठाया है? बिलाल ने इसका रुख अपनी तरफ मोड़कर गुस्से में कहा। क्या बताऊँ मैं आपको, मुझे तो अपने मुँह से बोलते हुए भी शर्म आ रही है। मैं ऐसी लड़की के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता जो रात के वक्त अपने बेडरूम में किसी दूसरे मर्द के साथ। खामोश, आगे से एक लफ्ज़ भी नहीं बोलना तुम। बिलाल ने चीखते हुए हादी से कहा। फ़िज़ा आंखें फैलाए हादी की बात सुन रही थी। तुम्हें अंदाज़ा है तुम हया के बारे में क्या बोल रहे हो? उसके किरदार के बारे में बात कर रहे हो तुम। वो ज़हन की नहीं, मेरी भी बेटी है, तुम कैसे बोल सकते हो इसके बारे में ऐसा? बिलाल ने चीख कर कहा। यही तो बात है सारी कि मेरी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा, तो फिर मुझे रोक कर सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं आप? हादी चीखता हुआ अपने रूम में चला गया। आदि मेरी बात सुनो बेटा। फ़िज़ा के पीछे रूम में आ गई। नहीं मम्मा, मुझे किसी से बात नहीं करनी, ना किसी की बात सुननी है, प्लीज़ आप मुझे अकेला छोड़ दें इस वक्त। हादी ने फ़िज़ा से कहा। फ़िज़ा चुप करके इसे देखती रही, फिर रूम से निकल गई। डैड मॉम, मुझे आप दोनों से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। माविया आज खिलाफ तवक्को जल्दी घर आ गया था। डिनर के बाद इसने खिज़र और नाइमा को मुखातिब करते हुए कहा, बोलो क्या कहना चाहते हो? खिज़र ने इसकी तरफ देखे बगैर स्क्रीन पर नज़र जमाए हुए कहा, ऐसा नहीं, या तो आप मेरी बात सुने या फिर ये टॉक शो देख लें। माविया ने संजीदगी से कहा, बोलो। हसन ने एक नज़र अपने बेटे को देखा, फिर टीवी बंद करते हुए बोला। नाइमा भी इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। मैं चाहता हूँ आप दोनों कल ही हया के घर जाओ उसके पेरेंट्स से रिश्ते की बात करने के लिए। माविया ने लफ्ज़े को तरतीब देकर अपनी बात का आगाज़ किया। कौन हया? खिज़र ने ग्लासेस उतारते हुए माविया को देखा। वही जिससे मैं शादी करने का इरादा रखता हूँ। आप लोग फिर कल जा रहे हैं ना इसके पेरेंट्स से बात करने के लिए? माविया के बोलने पर खिज़ा और नाइमा ने एक दूसरे को देखा। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारी पसंद की लड़की से तुम्हारी शादी करवाऊंगा, जबकि मेरी पसंद तुम रिजेक्ट कर चुके हो? फैज़ान ने इसको याद दिलाते हुए कहा। डैड, मैंने इसलिए आपसे हया के घर जाने के लिए कहा है क्योंकि मुझे खुद खुशी होगी मेरी शादी में आप शरीक हो। माविया ने दोबारा संजीदगी से खिज़र को बोला। वहाँ अंदाज देखो हमारे साहबजादे के, बाप से कैसे बात कर रहे हैं, यानी तुम मुझे धमका रहे हो? अगर मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर नहीं गया तो तुम मेरे बगैर खुद शादी कर लोगे? खिज़र ने माविया को घूरते हुए कहा। डैड, मैं आपको धमका नहीं रहा हूँ, मैंने पहले ही कहा है मुझे खुशी होगी अगर आप सब काम में शरीक होंगे। माविया ने संजीदगी बरकरार रखी हुई थी। पता नहीं कौन है, कैसा ख़ानदान है, क्या करता है इस लड़की का बाप? खिज़र ने जैसे नीम रजामंदी ज़ाहिर की तो माविया के दिल में इत्मीनान सा उतरा। ये सब तो आपको जब पता चलेगा जब आप दोनों हया के घर जाएंगे। कल शाम में आप दोनों को लेकर जाऊंगा हया के घर। माविया ने खुद ही आगे का प्लान बनाया। खज़र ने नाइमा को देखा। नाइमा ने मुस्कुराकर सर नीचे झुका लिया। ठीक है, जाओ रूम में, अब रेस्ट करना है मुझे। खज़र ने माविया से कहा, ओके गुड नाइट एंड थैंक्स। माविया रूम में आया तो इसको सुकून हुआ, सब कुछ ठीक जा रहा था। बस मसला सिर्फ हया का था, इसको कैसे राज़ी करना है। लेकिन ये भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, इसका भी हल इसने सोचा हुआ था। जब वो हादी से बात करके वापस आ रहा था तब इसका दिल चाह रहा था वो हया को एक नज़र देखे, मगर अपने दिल की ख्वाहिश को दबा कर वो घर की तरफ आ गया। यही सोचते हुए इसने सेल फ़ोन पॉकेट से निकाला, हया का नंबर मिलाया, मगर बेल जाती रही, इसने कॉल रिसीव नहीं की। ओके मिस हया, तुम इस वक्त अपनी आवाज़ सुनाने के मूड में नहीं हो, कल फिर रूबरू बात करने के लिए तैयार रहो। इसने मुस्कुरा कर सोचा और आंखें बंद कर ली। हया सुबह सोकर उठी तो इसका कॉलेज जाने का मूड नहीं हुआ। नाश्ता भी इसने हूर से ज़बरदस्ती करवाया। ज़ैन ऑफिस के लिए निकल चुका था। हया ने एक बार फिर हादी से बात करने का सोचा। यही सोचकर वो घर से निकलकर बिलाल की तरफ चली गई। अरे हया बेटा कैसी हो तुम? फ़िज़ा ने हया को देखकर खुशी से कहा। कैसी लग रही हो आपको? हया ने फ़िज़ा से पूछा। वाकई इसका चेहरा कमला सा गया था। बुझा बुझा चेहरा देखकर फ़िज़ा को दुख हुआ। आंटी, मुझे हादी से बात करनी, क्या वो घर पर है? हया ने फ़िज़ा से हादी का पूछा। बिलाल तो सुबह ऑफिस चला गया था, मगर हादी ने कल रात से ही अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ था, अपने रूम में है। फ़िज़ा ने हया को बताया, मगर चाह कर भी वो कुछ नहीं पूछ पाई। इसे नहीं समझ में आया कि हादी ना हया के बारे में आखिर इतनी बड़ी बात कैसे कही। मैं इससे बात करना चाहती हूँ आंटी, हया ने फ़िज़ा को देखते हुए कहा। क्यों नहीं, जाओ, जो भी बात करनी कर लो, बल्कि जो भी तुम दोनों के बीच गलतफ़हमी है इसको दूर कर लो। वो तुम्हें बहुत चाहता है हया, तुम इससे आराम से समझाओगी, इससे बात करोगे, वो समझ जाएगा। फ़िज़ा ने हया का हाथ थाम कर कहा। हया हादी के रूम की तरफ चली गई और रूम का डोर नॉक किया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। क्या करने आई हो यहाँ पर? हादी ने दरवाज़ा खोला तो सामने हया का चेहरा देखकर इससे पूछा। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है।
حیا نے اس کو دیکھ کر کہا، مگر اب مجھے تم سے کوئی بھی بات نہیں کرنی۔ ہادی نے دوبارہ دروازہ بند کرنا چاہا۔ ہادی ایک دفعہ میری بات تو سن لو پلیز، حیا نے دروازے پہ ہاتھ رکھ کر روکتے ہوئے کہا۔ مجھے نہ تم سے بات کرنی نہ تمہاری کوئی بات سننی، سمجھ نہیں آ رہا تمہیں، جاؤ یہاں سے، ہادی زور سے چیخا۔ ہادی یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا، وہ کیا کہنا چاہتی، سن تو لو اس کی بات۔ فضا نے ہادی کو چیختے ہوئے دیکھ کر کہا، اسے کہیں یہاں سے چلی جائے، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ ہادی نے فضا کو دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے میرا قصور بتاؤ پھر میں چلی جاتی ہوں، پھر کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گی۔ حیا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، قصور تمہارا نہیں قصور میرا کہ میں نے تم جیسی بد کردار لڑکی کو اپنے دل میں جگہ دی۔ اب نکلو میرے گھر سے اور اپنی شکل آئندہ مجھے کبھی مت دکھانا۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی ہادی نے نہ حیا کا ہاتھ پکڑ کے گھر سے باہر نکال دیا۔ فضا پیچھے سے آوازیں دیتی رہی مگر اسے رہ رہ کر حیا اور معاویہ دونوں پر غصہ آ رہا تھا، جو کہ پتہ نہیں کب سے اس کو پاگل بنا رہے تھے۔ حیا نے ایک نظر بے یقینی سے اپنے اوپر بند ہوتے دروازے کو دیکھا، اس کے کانوں میں بد کردار لفظ ایک بار پھر گونج اٹھا۔ وہ اپنے آنسو صاف کر کے گھر واپس آ گئی۔ حیا کیسی ہے، کالج گئی تھی آج؟ زین ابھی آفس سے آیا تو اس نے حور سے حیا کا پوچھا۔ نہیں آج کالج نہیں گئی، میں نے کہا بھی تو کہہ رہی تھی کل سے جاؤں گی، اپنے روم میں ہی ہے، رکو میں بلا کر لاتی ہوں۔ حور نے فکر مندی سے کہا، جو کچھ ہوا ہے وہ اچھا نہیں ہوا تھا۔ زین اور حور حیا کو دیکھ کر پریشان تھے۔ حور اور فضا کی بھی بات ہوئی تھی مگر وہ دونوں بھی چپ تھے، جیسے بات کرنے کے لیے کچھ بچا ہی نہ ہو۔ آفس میں بھی زین اور بلال نے دوبارہ اس موضوع پہ بات نہیں کی۔ ہادی آفس گیا ہی نہیں، زین نے اس کا پوچھا بھی نہیں۔ نہیں رہنے دو، میں خود جاتا ہوں حیا کے پاس، تم اچھی سی چائے بنا دو، رات کو ہم لوگ ڈنر باہر کریں گے۔ زین میں اٹھتے ہوئے خود ہی اپنا پروگرام بنایا، وہ حیا کو اس طرح بالکل نہیں دیکھ سکتا تھا۔ صاحب جی وہ کچھ مہمان آئے ہیں۔ نسیمہ نے روم کا ڈور ناک کر کے زین اور حور کو بتایا۔ کون آ گیا، تم نے پوچھا نہیں؟ حور نے نسیمہ سے پوچھا۔ میں نہیں جانتی، پہلے کبھی نہیں دیکھا، ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا، وہ لوگ آپ لوگوں کا پوچھ رہے تھے۔ نسیمہ نے زین اور حور کو دیکھ کر جواب دیا، ٹھیک ہے تم جاؤ چائے کا ارینج کرو۔ حور نے نسیمہ سے کہا۔ نسیمہ سر ہلا کر کچن میں چلی گئی۔ کون ہو سکتا ہے، چلو دیکھتے ہیں۔ زین اور حور دونوں ہی ڈرائنگ روم کی طرف گئے مگر جن چہروں پہ ان کی نظر پڑی وہ دونوں ہی وہیں رک گئے۔ دوسری طرف بھی یہی حال تھا، خضر اور نائمہ صوفے پہ وہ جوان تھے، وہ زین اور حور کو دیکھ کر اٹھ گئے۔ معاویہ بھی ماں باپ کی پیروی کی اور کھڑا ہو گیا۔ زین اور حور اپنے گھر میں آج اتنے سالوں بعد خضر کو دیکھ رہے تھے، دوسری طرف خضر بھی شوق کے عالم میں ان دونوں کو ہی دیکھ پا رہا تھا۔ نائمہ حور کو پہچان چکی تھی، حور بھی نائمہ کو خضر کے ساتھ دیکھ کر سمجھ گئی تھی۔ فاطمہ تائی کی خواہش بھی تو بہت تھی نائمہ کو بہو بنانے کی، مگر جس بات نے حور کو زیادہ چونکا دیا وہ ان دونوں کے ساتھ اس لڑکے کی موجودگی نے تھا۔ حور معاویہ کو بھی پہچان چکی تھی۔ معاویہ نہ سمجھے والے انداز میں کبھی خضر اور نائمہ کو دیکھ رہا تھا، کبھی حیا کے پیرنٹس کو، وہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھے جا رہے تھے۔ خضر بالکل سنجیدگی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ حور کے چہرے پہ حیرت اور شوق کا عنصر نمایاں تھا، جبکہ زین کے چہرے پہ حیرت کے بعد سنجیدگی اور اب ہلکی ہلکی شکنیں اس کے ماتھے پر ابھرنے لگی۔ کافی دیر اس طرح کھڑے ہونے کے بعد حور نے آگے بڑھ کر پہل کی، کیسی ہیں آپ نائمہ بھابھی؟ وہ نائمہ کی طرف بڑھ کر ملی تو نائمہ نے بھی ایک نظر خضر پہ ڈال کر حور سے ملی اور اس کو گلے لگایا۔ اور آپ خضر بھائی کیسے ہیں؟ اب حور خضر کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ اس نے گردن ہلا کر جواب دیا، آپ لوگ بیٹھیں پلیز، حور نے میزبانی نبھاتے ہوئے کہا۔ زین بھی لگے بندے سب سے دور ایک صوفے پر سب سے الگ جا کر بیٹھ گیا۔ کافی دیر سب کے درمیان محسوس کی جانے والی خاموشی تھی، جسے وہ سبھی اچھی طرح محسوس کر رہے تھے۔ معاویہ کو بھی عجیب سا محسوس ہو رہا تھا مگر وہ چپ ہی بیٹھا ہوا تھا، زین یا خضر کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ تایا تائی کیسے ہیں ابھی بھی؟ حور نے نائمہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دونوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے 2 سال پہلے، نائمہ نے جواب دیا، اور حور نے حیرت اور افسوس سے خضر کو دیکھا جو اب حور اور زین کے علاوہ ہر چیز کو دیکھ رہا تھا۔ حور نے آنکھوں میں آئی ہوئی نمی صاف کی۔ اسما آنٹی کیسی ہیں اب کے؟ نائمہ نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، ماموں کے ساتھ ہی ہوتی ہیں۔ زین سب گفتگو سے لاتعلق بیٹھا تھا، جیسے اسے کسی چیز سے کوئی سروکار یا لینا دینا ہی نہ ہو۔ حور نے اب معاویہ کی طرف دیکھا، ذہن میں آیا ہوا سوال جو کہ کافی دیر سے وہ پوچھنا چاہ رہی تھی۔ یہ حور نے اتنا ہی کہا۔ نائمہ اس کی بات سمجھتے ہوئے بتانے لگی، معاویہ ہے میرا اور خضر کا بیٹا۔ حور نے چونک کر دوبارہ معاویہ کو دیکھا جو کنفیوز ہو کر ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ پھر اس نے نائمہ کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس کا سوال سمجھ کر نائمہ نے بتایا، یہ تمہارے ڈیڈ کی کزن ہے حور۔ اب کے جھٹکا لگنے کی باری معاویہ کی تھی اور جھٹکے کے آثار اس کے چہرے پر نمایاں تھے۔ ماما پاپا آ گئے آفس سے؟ حیا جیسے ہی بولتی ہوئی روم میں آئی، سب کی نظریں اس پر پڑی، 2 اجنبی چہروں کو دیکھ کر اس نے سلام کیا مگر برابر والے صوفے پر ان کے ساتھ معاویہ کو دیکھ کر وہ بھی شوق رہ گئی۔ یہاں آ کر بیٹھو بیٹا۔ پورے عرصے میں زین بولا بھی تو صرف اس نے حیا کو مخاطب کیا اور اپنے پاس سب سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھنے کے لیے کہا۔
زین کی آواز سن کر وہ چونکی اور زین کے پاس ہی صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آتا کہ معاویہ اس کے گھر پہ کیا کر رہا ہے، اور وہ دو اجنبی چہرے جو مسلسل اس کو دیکھے جا رہے تھے وہ نروس ہونے لگی، مگر چپ رہی۔ یہ تمہاری بیٹی ہے، نائمہ نے اتنا ہی کہا۔ نائمہ اور خزر دونوں ہی حیا کو دیکھ رہے تھے، اور معاویہ کسی غیر مرئی نقطے کو گھور کر کچھ سوچ رہا تھا۔ جی یہ میری شاہ کی بیٹی حیا ہے۔ حور کے بولنے پر خزر اور نائمہ نے بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھا، پھر نائمہ نے معاویہ کو ایک نظر دیکھا جسے دیکھ کر لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ وہاں بھی موجود ہے۔ بہت پیاری ہے تمہاری بیٹی، ماشاء اللہ، بالکل تم پر گئی ہے۔ نائمہ نے حیا کو دیکھ کر ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا، اور حیا اس کو دیکھ کر مسکرا بھی نہ سکی۔ آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلا ہم یہاں رہتے ہیں؟ حور پوچھنا تو کچھ اور چاہ رہی تھی کہ اتنے سالوں بعد یہاں پر کیسے آ گئے، مگر اس طرح پوچھ نہ سکی۔ نائمہ نے ایک نظر خضر اور معاویہ کو دیکھا۔ دراصل ہم لوگ یہاں پر حیا، نائمہ نے آنے کا مقصد بتانا چاہا، ویسے ہی معاویہ کو ہوش آیا۔ موم ڈیڈ چلے، میں گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں۔ بولنے کے ساتھ ہی معاویہ وہاں رکانی روم میں موجود تمام افراد نے اس کو جاتا ہوا دیکھا۔ اتنے میں نسیمہ چائے اور دیگر لازمات سے سجی ٹرالی لے کر آ گئی۔ ایسے کیسے، چائے تو لیتے۔ ان دونوں کو بھی اٹھتا دیکھ کر حور نے مورتن کہا، پھر کبھی صحیح، نائمہ نے حور کو کہا۔ خضر نے ایک نظر زین پہ ڈالی اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ زین ویسے ہی بیٹھا رہا۔ خضر باہر نکل گیا، اس کے پیچھے نائمہ بھی باہر نکل گئی۔ گاڑی میں بالکل خاموشی تھی۔ معاویہ نے سنجیدگی سے کار ڈرائیو کی اور گاڑی گھر لے آیا۔ خضر نائمہ کے کار کا دروازہ کھلنے سے پہلے ہی وہ کار سے اتر کر اندر چلا گیا، اپنے روم میں آ کر دروازہ لاک کر لیا۔ خضر اور نائمہ بھی اپنے روم میں آ گئے، مگر ان دونوں میں سے کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ کیوں آئے تھے یہ لوگ ہمارے گھر؟ زین جو اتنی دیر سے خاموش بیٹھا تھا، ان کے جانے کے بعد اس نے حور سے سوال کیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا مجھ سے ایسے سوال کرنے کا؟ مجھے کیا پتا کیوں آئے تھے؟ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے ان سے میں پہلے بھی ملی ہوں یا پھر میں نے ان کو بلایا ہے۔ حور کو زین کا اس طرح سوال کرنا پسند نہیں آیا۔ ملی نہیں ہوں، مگر مل تو رہی تھی نا، حال حوال، خیر خیریت۔ خیر چھوڑو، نسیمہ سے کہو کھانا تیار کرے۔ زین کا شکوہ سامنے آیا۔ شاہ گھر آئے مہمان سے بندہ حال حوال ہی کرتا ہے، اور کتنے سال بعد دیکھا ہے میں نے سب کو، تایا تائی کی داد کا تو پتہ ہی نہ چلا۔ حور نے افسردہ ہو کر کہا۔ برسوں بعد رشتہ داروں کی سوئی ہوئی محبت جاگی۔ تایا تائی نہیں، عظیم تایا تائی، خیر جو بھی ہو، اگر تمہیں ان سے تعلق رکھنا ہے تو میں تمہیں نہیں روکوں گا، مگر حیا اور مجھے ان سب سے دور رکھنا۔ زین استحیائی ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ شاہ تم جب سے الٹی بات کیے جا رہے ہو، میں نے کب کہا کہ مجھے ان سے ملنا ہے یا کوئی تعلق رکھنا ہے؟ میری کیا غلطی ہے اگر وہ لوگ کہا گئے تو؟ یہ سب تقدیر کا کھیل ہے۔ جس دن وہ لڑکا میرا بیگ چھین کر بھاگ رہا تھا، اس دن معاویہ نے ہی مجھے بچایا تھا، اور مجھے کیا علم تھا کہ یہ خضر بھائی کا بیٹا ہے، اور وہی مجھے گھر تک چھوڑنے آیا تھا۔ اس نے کہا تھا میں اپنی مدر سے ملواؤں گا، شاید اس وجہ سے وہ لوگ ہمارے گھر آئے ہوں۔ وہ نہیں، وہ اچانک ان کے آنے کا جواز پیش کیا۔ خضر کی وائف نے حیا کا نام لیا تھا، شاید وہ حیا کے متعلق کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ وہ جو اس وقت انجان بن کر بیٹھا ہوا تھا، مگر اتنا بھی انجان نہیں تھا۔ انہوں نے کیا کہنا ہوگا حیا کے بارے میں؟ دیکھو شاہ، وہ لوگ آئے اور اب چلے گئے، اور اب شاید کبھی نہ آئے، تو ضروری کہ ہم بھی ان کے ٹاپک کو لے کر خود کو الجھائیں اور بحث کریں۔ حور نے نرمی سے زین سے کہا۔ آئی ہوپ کہ ایسا ہی ہو، وہ لوگ اب کبھی نہ آئے۔ زین حور کو بول کر روم سے نکل گیا۔ یہ معاویہ کس کو لے کر آیا تھا؟ کیا یہ اس کے پیرنٹس سے؟ حیا مسلسل ٹہلتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے میری لائف میں؟ ٹہلتے ٹہلتے تھک گئی تو بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کو سمجھ نہیں آیا اس طرح معاویہ کا اچانک اپنے پیرنٹس کے ساتھ آنا اور پھر اچانک چلے جانا۔ اس کی نظر اپنے موبائل پر پڑی۔ آج پہلی دفعہ اسے خود پر معاویہ کو کال کرنے کا خیال آیا۔ اس نے اپنی الجھن دور کرنے کے لیے معاویہ کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف بیل جاتی رہی، مگر کال نہ اٹھائی گئی۔ حیا نے بیزار ہو کر موبائل واپس رکھ دیا اور وارڈروب سے کپڑے نکال کر کل کالج جانے کی تیاری کرنے لگی۔ ہادی پلیز میری بات تو سنو بیٹا۔ فضا ہادی کے روم میں آئی۔ مما پلیز، آپ حیا کے متعلق یا اس رشتے کے متعلق بات کرنی ہے تو میں اس موضوع پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اگر کوئی دوسری بات کرنی تو آپ کریں۔ ہادی نے بیڈ سے اٹھ کر فضا سے کہا۔ ہادی پلیز، تم اس طرح کا بہیو حیا کے ساتھ کیسے کر سکتے ہو بیٹا؟ تم تو پسند کرتے تھے نا، وہ بھی تمہیں پسند کرتی ہے، جو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ تم دونوں کے بیچ میں ہے ہوئی ہے، پلیز اس کو ختم کر ڈالو، ایک دفعہ اس کی بات تو سنو، تم جانتے نہیں ہو کیا ہے اسے۔ فضا نے آخری دفعہ ہادی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ مما مس انڈرسٹینڈنگ کچھ بھی نہیں ہوئی ہمارے بیچ میں، بلکہ سب کچھ جو پہلے نظر نہیں آ رہا تھا اب وہ کلیئر ہو گیا ہے۔ اس کے بوائے فرینڈ نے مجھے خود بیچ سے ہٹ جانے کے لیے کہا ہے، اور اس سے بھی زیادہ بہت کچھ بتانے کے لیے ہے میرے پاس، مگر وہ سب بتانے کے لیے میری ہمت نہیں ہے۔ پلیز مما، میں اس ٹاپک پہ اب دوبارہ بات نہیں کرنا چاہتا، ہادی نے اس سے کہا۔ فضا خالی نظر اسے دیکھتی رہ گئی۔
ये क्या हुआ था आज इसके साथ, इतना बड़ा मजाक। सोच सोच के इसका दिमाग फटा जा रहा था। इतने सालों से वो बिना दिखे जिस चेहरे से नफरत करता आया था, किस्मत की सतम ज़रफ़ी ऐसी थी कि इसे पहली नज़र में मोहब्बत भी इसी चेहरे से हुई। हूबहू माँ जैसी। अपनी माँ का अक्स इसी औरत की बेटी थी जिसकी वजह से इसकी माँ को ज़िंदगी में कभी वो मुकाम नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। मोबाइल की टून ने इसकी तवज्जो अपनी तरफ खींची। इसने स्क्रीन पर नाम लिखा देखा, तल्ख मुस्कुराहट से हँसा। कोई और वक्त होता तो इस कॉल को अपने मोबाइल पर देखकर खुशी से सरशार होता। इसने मोबाइल ऑफ कर दिया। दरवाजे पर दस्तक हुई तो इसने गायब दिमागी से दरवाज़ा खोला। साहब, बड़े साहब और बेगम साहिबा आपको खाने पे बुला रहे हैं। सामने नौकर खड़ा इसे बोल रहा था। अब अगर दोबारा तुमने दरवाजे पे दस्तक दी या मुझे डिस्टर्ब किया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ये कहकर इसने दरवाज़ा दोबारा बंद कर दिया। वो सुबह जॉगिंग करके वापस आया किसी बात को लेकर। वॉचमैन की शामत आ चुकी थी। नाश्ते की टेबल पर आया तो नईमा ने इसे नाश्ता सर्व किया। सनम और खिज़र भी चुप करके नाश्ता कर रहे थे। सनम को रात वाला वाक़या नाइमा से पता चल गया था जिसे सुनकर वो अफसोस ही कर सकती थी। ये कैसी कड़वी चाय बनाई है तुमने? चाय बनानी नहीं आती क्या तुम्हें? चाय का कप दूर फेंकते हुए चीख कर कहा। सब ने नज़र उठाकर माविया की तरफ देखा। अब माविया के हाथों साजदा की शामत आ चुकी थी। छोटे साहब जी, चाय तो जैसे रोज़ बनती है वैसी ही बनाई है। साजदा ने हिकलाते हुए माविया से कहा। एक तो काम ढंग से करना नहीं आता तुम्हें, ऊपर से ज़बान चलाती हो। फारिग करें इसको आप। अब इसने उंगली से साजदा की तरफ इशारा करके नाइमा को देख कर कहा। चाय बिल्कुल ठीक बनी है, शायद तुम्हारे मुँह का ज़ायका बदल गया है। ये कड़वाहट तुम्हें कल रात से ही महसूस हो रही है। बेहतर ये है कि अपने दिमाग दुरुस्त कर लो। चाहो तो मुँह का ज़ायका भी बदल सकते हो, बल्कि यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और अपना गुस्सा अपने अंदर ही रखो, घर वालों पे या नौकरों पे निकालने की ज़रूरत नहीं है। खज़र ने नाश्ते से साफ़ करते हुए धीमे लहजे में माविया से कहा। और आपकी इस सारी बात का मैं क्या मतलब समझूँ? माविया अब भी गुस्से में था। मतलब साफ़ है, अगर कड़वाहट के बायस मुँह का ज़ायका तब्दील करना चाहो तो नैना का ऑप्शन अभी भी है। बाकी आगे तुम खुद ज़िम्मेदार हो, समझदार हो। खिज़र ने चाय का कप होठों से लगाते हुए कहा जिस पर माविया अच्छा खासा बना चुका था। डैड, नैना इतनी बुरी नहीं है, मगर आप बार-बार इसका नाम लेकर मुझे मज़ीद इससे चिढ़ मत दिलाएँ प्लीज़। माविया ने संजीदगी इख्तियार करते हुए कहा। ओके नैना, नहीं तो फिर हम आपकी बेटी कोमल भी अच्छी है, क्योंकि अब दोबारा वहाँ जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। खिज़र ने नाश्ता ख़त्म करते हुए अपनी राय दी। डैड, आपको मेरी आदत का अच्छी तरह पता है। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाए तो वो मेरी होती है, और किसी काम का मैं इरादा करूँ तो पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। तो फिर ये बिला वजह की बहस क्यों? माविया ने चिढ़ते हुए कहा। पहली बात तो अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो कि वो इंसान कोई चीज़ नहीं, और दूसरी बात ये कि वो लोग अपनी बेटी का हाथ कभी भी तुम्हारे हाथ में नहीं देंगे, और अब मैं वहाँ पर दोबारा ज़लील होने नहीं जाऊँगा। खिज़र ने माविया को देखते हुए कहा। या आप वहाँ पर जाते हैं या नहीं, मगर हया को मैं अपनी ज़िंदगी में शामिल करके रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। माविया ने चेयर से उठते हुए कहा। क्या करोगे तुम? हाँ, ज़बरदस्ती करोगे इसके साथ या इसके घर वालों के साथ? ताकत के बलबूते पे शादी करोगे या भगा कर ले जाओगे? बोलो क्या करोगे तुम? खिज़र चीख कर बोला। इसे कई साल पहले वाला मंज़र याद आया जब ज़ैन ने गन पॉइंट पे हूर से निकाह किया था, और वो नहीं चाहता था कि अमल अब दोबारा दोहराया जाए। मैं भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि तारीख़ दोबारा ना दोहराई जाए तो आपको मिस्टर शाहज़ैन के घर दोबारा जाना पड़ेगा। इतना तो आप अपने बेटे के लिए कर ही सकते हैं। और वैसे भी नैना से फिर किसी और दूसरी लड़की से शादी करके मैं दूसरा खिज़र मुराद नहीं बनना चाहता। अब के माविया के लहजे में नरमी के साथ-साथ मिन्नत का भी अंसर शामिल था। इसकी आखिरी बात खिज़र के दिल पर लगी। क्या हया की भी मर्ज़ी शामिल है? खिज़र ने माविया को घूर से देखकर पूछा। जी। माविया बस इतना ही कह सका और अपने रूम में चला गया। तो क्या अब दोबारा ज़ैन और हूर के घर जाएँगे? नायमा ने थोड़ा हिचकिचाकर पूछा। ज़ाहिर-सी बात है, जाना ही होगा। इस घर में एक ही खिज़र मुराद बहुत। खिज़र भी ऑफ़िस के लिए निकल गया। ज़रीश, रुको, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ज़रीश को ग्लास में ज़्यादा देखा हया ने इसको रोका। हाँ बोलो, कैसी हो तुम? ज़रीश ने हया को देखकर पूछा। मैं ठीक हूँ, दरअसल मुझे तुमसे एक काम था, हया ने हिचकिचाते हुए ज़रीश से कहा। हाँ बोलो, ज़रीश ने कहा। तुम्हारे बहनोई से माविया का ड्रेस मिल सकता है? हया ने ज़रीश से पूछा। रुको मैं पूछती हूँ, वैसे तुम्हें क्या काम पड़ गया माविया भाई से? ज़रीश मैसेज टाइप करते हुए हया से बोली। नहीं, कुछ ख़ास काम नहीं, बस वैसे ही। हया से कुछ बात ना बनी। ये लो, ये घर का एड्रेस है और ये पुलिस स्टेशन का। इसने हया को मोबाइल थमाया। हया ने दोनों एड्रेस अपने मोबाइल में नोट किए। कहो आज़म, बड़े दिनों बाद याद किया, कोई नया माल हाथ लगाया कि नहीं? आज़म के फ़ोन से भारी आवाज़ उभरी। जी जबरान भाई, इसीलिए कॉल की थी। यूनिवर्सिटी की एक लड़की है, काफ़ी दिनों से नज़र रखी हुई थी। टाइम और जगह बता दें ताकि मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हो सकूँ।
आज़म ने माथे पर आया पसीना पोंछा और सामने बैठे एएसपी को देखते हुए कहा, ठीक है, 2 दिन बाद तो मैं खुद कॉल करके वक्त और जगह बता दूंगा। माल अच्छा होना चाहिए तो ही कीमत अच्छी मिलेगी। इमरान ने आज़म से कहा, इसकी आप फिक्र न करें, मैं आपकी कॉल का इंतज़ार करूंगा। आज़म ने कॉल काट दी। इंस्पेक्टर साहब, जिब्रान का मोबाइल नंबर नोट करो। इस पर किसकी कॉल आती है, जिब्रान किसको कॉल करता है, ये सारी डिटेल मुझे कल सुबह तक केबिन पर चाहिए। और इंस्पेक्टर शैलज से कांटेक्ट करो, हमें इनकी ताउन की ज़रूरत पड़ेगी। रुको, इस साइड पर मुड़ो गाड़ी। हया ने कॉलेज से वापसी पर ड्राइवर से बोला, हाँ यही पुलिस स्टेशन के पास रुको गाड़ी और मेरा यहीं पर इंतज़ार करो, मैं भी आती हूँ। हया ने गाड़ी से उतरते हुए कहा और स्टेशन के अंदर जाने लगी। जो माविया किसी काम से बाहर निकल रहा था, इस पर नज़र पड़ती एकदम चौंका, लंब बीच कर इसके पास और इसका बाजू थाम कर पुलिस स्टेशन के बैक साइड पर एक रूम में ले गया। वहाँ इसका हाथ एक झटके से छोड़कर दरवाज़ा बंद किया। यहाँ आने का मकसद क्या है तुम्हारा? माविया को हया का इस तरह पुलिस स्टेशन आना अच्छा नहीं लगा, इसलिए माथे पे शकन डालकर इसने हया से पूछा, मेरे घर अपने पेरेंट्स को लाने का क्या मकसद था तुम्हारा? हया ने भी इसी के अंदाज में मगर खर्राते हुए कहा, क्यों तुम दूध पीती बच्ची हो, तुम्हें नहीं पता कि मैं अपने पेरेंट्स को क्यों लेकर आया था तुम्हारे घर? माविया ने हया की आंखों में झांकते हुए संजीदगी से कहा, मेरी बात सुनो माविया, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, अब तुम मेरे लिए मज़ीद परेशानी पैदा नहीं करो। मैं तुम्हें नहीं चाहती हूँ और तुम इस तरह मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो। अब अपने पेरेंट्स को मेरे घर लेकर नहीं आना, वरना मैं अपने पापा को सब बता दूंगी जो मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया है। जैसे मैंने इन्हें तुम्हारी हरकतें बता दी तो वाकई तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा और तुम्हारे पेरेंट्स का तमाशा ना बने तो आइंदा एहतियात करना। हया ने निडर अंदाज में माविया को वार्न किया। बस बोल दी अपनी बात, आप अपना मुंह बंद करके और कान खोल कर मेरी बात सुनो और अपने इस भेजे में अच्छी तरह बिठा लो। मेरे पेरेंट्स तुम्हारे घर दोबारा मेरे प्रपोज़ल तुम्हारे लेकर आएंगे। वो प्रपोज़ल तुम एक्सेप्ट करोगी, चाहे तुम्हारे पेरेंट्स इस रिश्ते को माने या नहीं, लेकिन तुम्हें मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट करना होगा और अपने पेरेंट्स को यकीन दिलाना होगा कि इसमें तुम्हारी खुशी और मर्ज़ी और रज़ामंदी की शामिल है। हया, तुम ऐसा ही करोगी? अगर तुमने ऐसा ना किया तो जो होगा वो बहुत बुरा होगा, क्योंकि शादी तो तुम्हारी और कहीं नहीं होगी मेरे अलावा, ये बात तो अच्छी तरह जान लो। माविया ने बहुत संजीदगी से हया को एक एक बात पावर करवाई। क्या समझा हुआ तुमने मुझे? टॉय हूँ मैं जो तुम्हें चाहे इंसान हूँ मैं? मेरी मर्ज़ी, मेरी खुशी की अहमियत नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी है और मुझे अपनी ज़िंदगी में तुम नहीं चाहिए हो। हया ने चीख कर कहा, अगर मैं अपनी ज़िंदगी में तुम्हें देखना चाहता हूँ, मेरी मोहब्बत को मोहब्बत रहने दो। इसको ज़िद नहीं बनाओ, जो मैं कह रहा हूँ शराफ़त से मान जाओ, मुझे सख्ती करने पे मजबूर नहीं करो। माविया हया के दोनों बाजू थाम कर दाँत पीस कर बोला, तुम्हें जो करना है वो तुम कर लो, मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। हया अपना बाजू छुड़ाकर जाने के इरादे से बाहर निकलने लगी, वहीं माविया ने इसका बाजू दोबारा पकड़ा। एक मिनट बेबी, ये देखती जाओ। माविया ने अपनी पॉकेट से एनवलप निकाल कर हया की तरफ बढ़ाया। क्या है इसमें? हया ने पूछा। मेरे और तुम्हारे कुछ स्पेशल मोमेंट यकीनन तुम्हें पसंद आएंगे। माविया ने एनवलप ऐसे थमाते हुए कहा और बहुत गौर से इसका चेहरा देखने लगा। हया ने एनवलप खोला तो तस्वीरें थी। तस्वीरें पर हया की नज़र पड़ी तो बेयकीनी सी देखती रह गई। जैसे जैसे वो तस्वीर देख रही थी, इसका रंग लट्ठे की मानत से फैत होता जा रहा था, जैसे किसी ने इसके अंदर से खून नचोड़ लिया हो। इन तस्वीरों में माविया और वो बिल्कुल करीब थे। माविया इसके चेहरे के असरात देख रहा था। वो उसके पीछे जाकर रुका। हया को दोनों कंधों से थाम कर थोड़ा झुका इसके कान में सरगोशी के अंदाज में पूछने लगा, कैसे लगे तस्वीरों के पोज? हया ने मुड़कर बेयकीनी से माविया को देखा और संजीदगी से इसे ही देख रहा था। हया के हाथ से सारी तस्वीरें नीचे गिरी और बेसाख्ता हया का हाथ उठा और इससे पहले कि इसका हाथ माविया के चेहरे पर पड़ता, माविया ने इसका हाथ पकड़ लिया। हया ने बेख्तियार अपना दूसरा हाथ इसके गाल पर मारना चाहा। अब माविया ने हया का इरादा भांपते इसका दूसरा हाथ भी पकड़ लिया और दोनों हाथों को हया के कमर के पीछे ले जाकर इसे खुद से करीब किया। हया ने तड़प कर इसे देखा, जब से इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। तुमने मेरे साथ? हया ने चेहरा ऊपर करके माविया को देखते हुए कहना चाहा। हया के होंठ लरज़रा आ रहे थे मगर अल्फाज इसका साथ नहीं दे रहे थे। शिशिरोना ने कुछ भी नहीं किया मैंने तुम्हारे साथ। अगर मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी करना होता, तुम्हारी बेहोशी का फ़ायदा उठाकर कुछ नहीं करता, बल्कि जब तुम्हारे घर पहली दफ़ा आया था तभी। मगर मेरे लिए इससे ज़्यादा मायने रखता है तुम्हारा साथ अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए। माविया ने इसके दोनों हाथ जोड़े और अब वो इसकी आँख में आए हुए आंसू बहुत नरमी से अपनी उँगलियों के पोरों से साफ कर रहा था। आई नो ये चीटिंग है, मगर पूरा फेयर तरीका अपनाया है। इस बेईमानी के काम को पूरी ईमानदारी के साथ किया है मैंने। अब जब मेरे पेरेंट्स आएँगे तो तुम अपनी पूरी रज़ामंदी इस रिश्ते के लिए दोगी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये तस्वीरें देखकर तुम्हारे पेरेंट्स वैसे भी मेरी शादी तुमसे कर देंगे। मगर मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी बगैर किसी ड्रामे के साथ हो जाए। आई थिंक ये ज़्यादा ठीक रहेगा। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? माविस का चेहरा अपने हाथों से थामे हुए बिल्कुल नरमी से अपनी बात ऐसे समझा रहा था जैसे किसी छोटे बच्चे को समझाई जाती है।
आई हेट यू। हया ने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए कहा और वहाँ से चली गई। उसका दिल नहीं दुखाना चाहता था, ना ही ये तस्वीरें किसी को दिखाने का इरादा रखता था, मगर इससे हया का मुँह बंद करने के लिए सब करना पड़ा। इसे इस बात का भी अंदाज़ा था कि इसके इस अमल से हया इसे मज़ीद दूर हो जाएगी और नफ़रत करने लगेगी, मगर हया को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए इसने ये रिस्क लिया था। आज सनम के इसरार पर वो सनम के साथ शॉपिंग मॉल आ गया था, मगर सनम को हर शॉप पे रोकता देखकर वो बेजार होने लगा। सनम, तुम्हारी शॉपिंग मुकम्मल हो जाए तो मुझे कॉल कर देना, माविया ने सनम को बोला। क्या भाई, आप मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हैं? सनम ने अफसोस से माविया को देखा। अरे नहीं, कहीं नहीं जा रहा, तुम शॉपिंग से फारिग हो जाए तो यहीं आ जाना। माविया ने फूड कोर्ट की तरफ इशारा किया। सनम गर्दन हिलाती हुई चली गई। एक जेंटल शॉप से माविया के लिए शर्ट निकाल लेने का इरादा किया तो इसे वहाँ हाथी दिखा। इसको हमेशा देखकर सनम के चेहरे पर मुस्कुराहट आती थी। वो हमेशा इसके चेहरे पर मुस्कुराहट का बाइस बनता था। कैसे हैं आप? सनम ने हादी के पास जाकर इसकी खैरियत पूछी। ओ सनम, कैसी हैं आप? हादी, जो कि अदिल की बर्थडे के लिए शर्ट लेने आया था, सनम को देखकर बोला। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप मुझे ठीक नहीं लग रहे। सनम ने गौर से हादी का देखकर पूछा। मुझे क्या होना है, मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए, यहाँ क्या कर रही हैं? हादी बात बदलते हुए बोला। मैं यहाँ भाई के साथ शॉपिंग करने आई हूँ, तो सोचा शॉप से भाई के लिए एक शर्ट ले लूँ। और आप? सनम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं भी अपने भाई के लिए शॉपिंग करने आया था। आदि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अपने लिए कुछ पसंद नहीं किया आपने? सनम ने इसको देखते हुए पूछा, मगर इसकी आंखें जैसे कुछ और पूछना चाह रही थी। अपने लिए आया था पसंद, मगर मेरी पसंद को शायद मैं पसंद नहीं। हादी अपनी उदासी छुपाकर मुस्कुराया। अगर ऐसी बात है तो आप अपनी पसंद बदल लें। सनम ने मशवरा देने पर चौंक कर हादी ने सनम को देखा। काश इतना आसान होता अपनी पसंद बदल लेना। हादी ने सर झटक कर कहा, एक दफ़ा ट्राई करके देखेंगे, शायद इतना मुश्किल भी ना लगे। सनम के दोबारा मशवरा देने पर वो मुस्कुराया। सनम, शॉपिंग कंप्लीट हो गई तुम्हारी? माविया की आवाज़ पर सनम ने मुड़कर देखा। माविया और हादी दोनों एक दूसरे को देखकर चौंके। यहाँ आइए भाई, मैं आपको हादी से मिलवाती हूँ। ये हादी है, वो जो मैंने बताया था ना आपको, उन्होंने ही मेरी हेल्प की थी। सनम ने माविया को साहिर वाला वाक़ये पर हादी की मदद याद दिलानी चाहिए। और हादी, ये है दुनिया के सबसे अच्छे भाई माविया मुराद, सनम मुराद के भाई। सनम ने खुशदिली से दोनों का तारुफ करवाया। नाइस टू मीट यू। हादी के होंठ फैले, इसने माविया के आगे हाथ बढ़ाया, जिसे बगैर देखे माविया ने थाम लिया, क्योंकि इसकी नज़रें हादी पर फैली मुस्कुराहट पर थी। ओके सनम, मैं लेट हो रहा हूँ, किसी काम से भी जाना है, चलो चलते हैं, माविया ने सनम को मुखातिब करते हुए कहा, और हादी को देखता हुआ वहाँ से निकल गया। सनम ने भी हादी को बाय का और जाने लगी। सनम, सुनिए, हादी के कहने पर उसने पलट कर देखा। मैं आपके मशवरे पे गौर करूँगा। हादी ने सनम से कहा। सनम की आंखों के ताज्जुब से वो समझ गया, वो उसकी बात नहीं समझी। आपने कुछ देर पहले कहा था ना, पसंद बदल लेने वाली बात, तो मैं ट्राई करूँगा। हादी ने मुस्कुरा कर कहा। सनम भी इसकी बात पर मुस्कुरा दी और बाय कहकर चली गई। हया घर पहुंची तो उसका ज़हन सुन्न हो चुका था। दिमाग सोच-सोच कर फटा जा रहा था। अब वो क्या करे? क्या मुझे बाबा को सारी हकीकत बतानी चाहिए? वो करेंगे मेरा यकीन, या फिर हादी की तरह ही? ओ हादी, कितनी ज़रूरत थी मुझे तुम्हारी इस वक़्त, मगर तूने मेरा एतबार ही नहीं किया। आँखों में आए हुए आँसू को साफ़ किया, दिमाग फटक कर फिर एक बार माविया की तरफ चला गया। अगर इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी तो इसके साथ कैसे गुज़ारेगी मेरी ज़िंदगी, एक नापसंदीदा इंसान के साथ? अभी वो सोच ही रही थी, इसके मोबाइल पे कॉल आई। इसकी स्क्रीन पर माविया का नंबर चमक रहा था। बेबी, मैंने ये कॉल याद दिलाने के लिए कि कल मेरे मॉम डैड आ रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं है अपने माँ बाप को भेजने की। मेरा इनकार कभी भी इकरार में नहीं बदल सकता, समझे तुम? माविया की बात ख़त्म होने से पहले ही वो चीख कर बोली। ओके, तो मुझे अंदाज़ा था कि तुम्हें सीधी तरह तो मानना नहीं है बिला वजह। मैंने तुम्हें समझा कि अपना टाइम वेस्ट किया, वैसे ही तो फिर ऐसे ही सही। माविया कॉल काट चुका था। हया ने भी अपना मोबाइल फेंक कर और सारे ख़यालात झटक कर लेट गई। हया, उठो, देखो तुम्हारे बाबा बुला रहे हैं। हया ने आंखें खोलकर सामने देखा तो हूर सामने खड़ी इसको पुकार रही थी। अभी वो पूरी दीदार भी नहीं हुई थी कि ज़ैन इसके कमरे में आया। मम्मा, पापा, मैं आने वाली थी आपके पास, कि कोई काम था? हया ने ज़ैन को अपने रूम में आता देखकर कहा। ये सब क्या है? ज़ैन ने अपना मोबाइल आगे किया। हया ने मोबाइल देखा तो उसमें वही तस्वीरें थी। हया की आंखें खुली की खुली रह गईं। यानी तुमने अपना कहा सच कर दिखाया? हया को माविया की हरकत पर दिली अफसोस हुआ। बाबा, ये सब झूठ है। हया ने ज़ैन को सफाई देनी चाहिए। चटाक! ज़ैन के थप्पड़ से हया को के लफ्ज़ मुंह में ही रह गए। आगे बढ़कर मोबाइल हूर ने देखा तो वहीं बैठ गई। ये सिला दिया तुमने मेरी मोहब्बत का, मेरी तरबियत का और मेरे एतबार का। ज़ैन आंखों में आंसू लाए हुए चीख कर बोला। बाबा, ये सब मैंने नहीं किया। हया ने रोते हुए भूलना चाहा।
झूठ मत बोलो और अपनी गंदी ज़बान से बाबा मत कहो मुझे, तुमने आज मुझे मार दिया है हया। ज़ैनब रोए जा रहा था और हूर भी बेआवाज़ रो रही थी। हया भी वहीं बैठकर अपना सर दोनों हाथों में थामे रोने लगी। कौन एतबार करेगा मुझ पर अब? हया यही सोच रही थी कि हूर की आवाज़ पर से अपना सर उठाया। शाह क्या हो रहा है तुम्हें? मुझे बताओ क्या हो रहा है? हूर एकदम खड़ी होकर ज़ैन की तरफ बढ़ी और इसको थाम कर पूछने लगी। वो अपने दिल पर हाथ रखकर नीचे बैठा जा रहा था। तकलीफ के आसार इसके चेहरे पर नुमाया थे। हया की जान निकल गई। बाबा। हया एकदम उठकर बैठी और साइड टेबल पर रखा लैंप ऑन किया। पूरी की पूरी पसीने में भीगी हुई थी। बाबा सरगोशी के अंदाज में इसके मुंह से निकला, उफ मेरे खुदाया, इतना भयानक ख्वाब। चेहरा हाथों में छिपाकर वो रोने लगी। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी बाबा, मगर माविया तुम देखना, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी, हया ने आंसू पोंछते हुए खुद से कहा।